ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम हाइपर कंजुगेशन के बारे में जान रहे होंगे। हाइपर कंजुगेशन ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। हाइपर कंजुगेशन वर्ड से क्लियर है कि कंजुगेट मतलब कुछ ना कुछ डिलोकलाइज होने वाला है। ऑर्बिटल्स के अंदर ये होता है, ये बात ऑब्वियस है, लेकिन हम इसको रेजोनेंस के साथ कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि रेजोनेंस का काम होता है पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करवाना, है ना। जिन्होंने अगर रेजोनेंस की वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लीजिए। हमने वहां पर रेजोनेंस के टाइप्स वो कैसे होती है ना, ये सारी चीजें वहां पर सीख ली थी। ऊपर आई बटन पे जाओ और वहां पर जाके वीडियो को देख लो। तो पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन थी बेसिकली ये, अदरवाइज मैं लिंक भी दे दूंगा। पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन थी, बट इस हाइपर कंजुगेशन को हम क्या बोल रहे हैं? इट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइजेशन या फिर कंजुगेशन बात लिखी है, इस बात में कोई फर्क नहीं है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की थी, ये पाई इलेक्ट्रॉन की थी। अब आप ये भी जानते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन बहुत इजी होती है, उनको घुमाना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सियल नहीं होते, वो कहीं ना कहीं पैरेलल होते हैं हमारी ऑर्बिटल्स के। तो वहां पर जो कंजुगेशन है वो इजी होती है। बट सिग्मा जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर लेके जाना इतना आसान नहीं है। बट फिर भी जो डिलोकलाइजेशन में अगर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हाइपर कंजुगेशन बोला जाएगा, और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए एक मेजर इफेक्ट नहीं है। डिफिकल्ट टू मूव सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज माइनर इफेक्ट, इट इज माइनर इफेक्ट। और ये मेजर इफेक्ट होगा, इट इज मेजर इफेक्ट, क्योंकि आसान है पाई इलेक्ट्रॉन को इधर उधर घुमाना। तो मतलब अगर R में, और इसको मैं H से डिनोट करता हूं, R से डिनोट कर रहा था रेजोनेंस को, इसको मैं प्लस H से डिनोट करता हूं, तो जो रेजोनेंस है वो ज्यादा इफेक्ट दिखाती है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। तो ये तो बात आपको क्लियर होगी कि रेजोनेंस जो है वो मेजर इफेक्ट होता है, जबकि जो हाइपर कंजुगेशन हमें देखने को मिलता है वो एक वीक इफेक्ट होता है। तो ये देखते हैं एक्चुअल में ये हाइपर कंजुगेशन है क्या। अगर रेजोनेंस नहीं है तो ये है क्या? कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज के रेजोनेंस से ही है। वो क्या है? अब हमने तो बोल दिया कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमने वाले हैं। मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है कुछ इस टाइप का CH3, और यहाँ पर आपके पास CH2 पॉजिटिव रखा हुआ है ना। दिस इज कार्बोकैटायन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में हम ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। देखो, मान लो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, ये एक्चुअल में किसी ना किसी एक p ऑर्बिटल के पास है, और इन तीनों H को अगर मैं खोलकर बना दूंगा बॉन्ड, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है जिसकी मैं कंजुगेशन कराने वाला हूं। अभी हम इस हाइड्रोजन को ले लेते हैं, हमारा मेजर हाइड्रोजन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या करने वाले हैं? ये इस तरीके से यहां पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहां पर पार्टिसिपेट करने के बाद यहां पर तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मतलब इस कार्बन ने लिया होगा, जो लेता है उस पर नेगेटिव आ जाता है, मींस ये न्यूट्रल हो चुका है। न्यूट्रल हो चुका है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है, और ये CH2 एज इट इज है, तो H पॉजिटिव जो है वो कहीं सॉल्यूशन में बाहर निकल गया होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर इस H पॉजिटिव के साथ इस CH2 का कोई बॉन्ड नहीं है। इसी रीजन की वजह से इसको क्या बोला जाता है हाइपर कंजुगेशन को? नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये जो इफेक्ट था, ये जिन साइंटिस्ट ने स्टडी किया था उनका नाम था बेकर नेथन, तो इसलिए इस इफेक्ट को बेकर नेथन इफेक्ट भी बोला जाता है, बेकर नेथन इफेक्ट। अब कहीं ना कहीं हमें ये फिलहाल जैसे कि एक ऑर्बिटल में देखने को मिल रहा है ना। दूसरा ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि हमारे पास कुछ इस टाइप की चीजें प्रेजेंट हो जहां पर डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। एक्सेप्शनली होती है ये सब चीजें। अब देखो, अब 3 थे हाइड्रोजन, मैं फिर से बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा। एक्चुअल में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास 3 तरीके के बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं। एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बनेगा, एक ऑन द प्लेन बनेगा, और एक ये अवे फ्रॉम द, दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड दिस इज टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो एक हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन कर कोई भी सकता है क्योंकि हम इसको रोटेट करवा सकते हैं इजीली। तो हमारे पास ये 3 हाइड्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे हाइपर कंजुगेशन के अंदर। सेम इसी प्रकार से यहां पर भी डबल बॉन्ड है, फिर से ये उठकर यहां जाएगा और डबल बॉन्ड उठकर यहां जाएगा, इसको भी कंजुगेशन ही बोलेंगे। तो हमारे पास ये CH2 होगा, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है, एक सिंगल बॉन्ड यहां, CH2 इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां पर नेगेटिव। तो एक एक्सट्रीम केसेस के अंदर हमें इथीन या फिर डबल बॉन्ड के अंदर भी हमें ये कंजुगेशन देखने को मिल सकती है।
तो क्या क्या कंडीशंस है इस हाइपर कंजुगेशन को देखने के लिए, है ना, हम आज की वीडियो में इस कंडीशंस की बात करेंगे। ये हाइपर कंजुगेशन की क्या क्या एप्लीकेशंस है, मतलब कहां-कहां हम इस हाइपर कंजुगेशन को देख रहे होंगे जिससे हमें फायदा होगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो सब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक जरूर जाइएगा इस वीडियो के, अगर आप बने रहना चाहते हैं हाइपर कंजुगेशन के साथ बिल्कुल अच्छे से। तो अगर कंडीशन की बात कर लूं मैं, क्या कंडीशन होगी हाइपर कंजुगेशन कराने के लिए? पहली बात हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान रखो, जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां था, वो p ऑर्बिटल में था, p ऑर्बिटल, और हम किसको मूव करा रहे थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहे थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से p ऑर्बिटल तक जा रहे थे। तो इस इफेक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज सिग्मा p कंजुगेशन, सिग्मा p कंजुगेशन। तो दो तीन नाम हम जान चुके हैं, बेकर मेथड इफेक्ट, सिग्मा p कंजुगेशन, है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन। तो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है, जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसके पास क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन, है ना, इट मस्ट हैव sp3 कार्बन एट अल्फा पोजीशन, अब ये अल्फा पोजीशन क्या है भाई? देखो मान लो ये है, ये एक चेन बनी हुई है अलग अलग एलिमेंट्स की, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, तो ध्यान रखो पॉजिटिव चार्ज के साथ में जो दूसरा एलिमेंट होगा वो अल्फा पोजीशन होगी, अगला बीटा पोजीशन, अगला गामा पोजीशन। अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग जगह पे अटैक्स हो रहे होते हैं अल्फा बीटा और गामा पर। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और इस अल्फा पोजीशन की। बीटा और गामा हाइपर कंजुगेशन में इफेक्ट नहीं डालेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये बात आप अभी से क्लियर कर सकते हैं। तो पहली बात हमने क्या बोली कि इस पॉजिटिव चार्ज के पास पक्का क्या होना चाहिए, अल्फा पोजीशन पर एक कार्बन एटम होना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, अच्छा ध्यान रखो, डबल बॉन्ड भी बनाया था, तो यहां पर अगर मैं डबल बॉन्ड बना दूं तो डबल बॉन्ड के साथ में भी क्या होना चाहिए, एक कार्बन होना चाहिए जो कि sp3 होगा और वो भी अल्फा पोजीशन पर होने वाला है। एक और दूसरी कंडीशन जो कि ज्यादा मेजर कंडीशन है, दैट इज जो भी हमारे पास यहां पर कार्बन है, अल्फा के बाद जो भी कार्बन है, इट मस्ट हैव हाइड्रोजन्स, इट मस्ट हैव हाइड्रोजन्स। और वैसे इस बात का कोई तुक भी नहीं बनता है, अगर मैंने बोल दिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम तो वहां पर हाइड्रोजन ही होने वाला है। तो तीसरी बात अगर मैं बताना चाहूं तो आप ये लिख सकते हो कि जितने ज्यादा, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर देयर, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more is the stability of carbocation, more is the stability of cation, more is the stability of cation, stability of cation। cation भी बोल सकता हूं, अब आगे पढ़ेंगे तो आप वहां पर ऑर्बिटल भी देखेंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ कार्बोकैटायन नहीं लिखा है, आप ऑर्बिटल भी देख रहे होंगे, आप डबल बॉन्ड्स भी देख रहे होंगे। तो आप अपनी बात को सिर्फ इतना क्लियर रखिए कि अल्फा कार्बन होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पर कंडीशन जो है समाप्त होती है। तो अब हम चलते हैं अगली की तरफ, दैट इज इट्स एप्लीकेशन। हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन हमें कहां-कहां देखने को मिल रही होंगी। सबसे पहली बात हम देखेंगे कार्बोकैटायन के केसेस में, कार्बोकैटायन कैसे स्टेबल होते हैं, कार्बोकैटायन एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं, हैश एप्लीकेशंस। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्बोकैटायंस की बात कर रहे हैं। कार्बोकैटायन क्या था, ये कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको कार्बोकैटायन बोला जाता था। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे हम देख रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखी थी। ये भी ध्यान रखिए, मैं बार-बार बोलता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये कांसेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपाउंड पर लग रहा हो, उसी कंपाउंड पर बाकी जो इफेक्ट्स हम पढ़ रहे होते हैं वो भी लग रहे होते हैं। बट हम किसी भी एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर चीजों को समझने की कोशिश करें तो हमें वो कंपाउंड की केमिस्ट्री समझ में आ जाती है। जैसे कि अब कार्बोकैटायन ले लूंगा, कार्बोकैटायन के केस में मैं इस टाइप का कार्बोकैटायन ले लेता हूं, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अगला कार्बोकैटायन उठा लो CH3, दिस इज कार्बन, दिस इज CH3, अब इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अगले में यहां पर भी एक हाइड्रोजन डाल देता हूं, ये CH3 पॉजिटिव है। तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, एप्लीकेशन स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी, तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? तो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये कार्बन है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ में जो कार्बन है मतलब अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, मतलब इन टोटल कितने हो गए, 3 और 3 6 और 3 9, मतलब टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास इस मॉलिक्यूल के पास है। इस मॉलिक्यूल के पास देखते हैं 3 और 3 6, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन।
ध्यान रखो, मैंने पहले भी बोला कि ये हाइड्रोजन काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमें अपनी अल्फा पोजीशन पर कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन नहीं चाहिए। उस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर हो गए, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो हमने लास्ट कंडीशन में क्या देखा था? मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ये 3 डिग्री बोलता हूं, इसको मैं टर्शियरी बोलता हूं, इसको 2 डिग्री बोलता हूं, इसको 1 डिग्री बोलता हूं, प्राइमरी बोलता हूं, सेकेंडरी बोलता हूं, है ना? तो ये स्टेबिलिटी है। अब ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी को सिर्फ इसी से पढ़ा जाता है। हम इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे थे तो हमने ये भी बोला था, ये जो है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होगा। इसमें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। यहां पर 2 से बढ़ेगी, यहां पर 1 से बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये और फिर ये। इस टाइप से आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। अगर और एग्जांपल मान लो मैं कार्बोकैटायन के अंदर ही ले लूं, जरूरी नहीं है जैसे ये एलिफेटिक लिया है फिलहाल हमने, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक के अंदर भी आपको कार्बोकैटायन देखने को मिल सकता है। मान लो कि मैं एग्जांपल लूं अगर कुछ इस टाइप का, एक बार पॉजिटिव चार्ज मैं यहां लगा दूं, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहां लगा दूं और एक बार पॉजिटिव चार्ज यहां लगा दूं, तो इन तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो अब देखो, वैसे तो आप ये भी बता सकते हो, हाँ जी ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहां पर ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। अगर मैं नाम दे दूं इसको A, इसको B और इसको C, तो हमारे पास C सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर A होगा, फिर B होगा। ये तो आपने डिग्री के हिसाब से बता दिया। अगर हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट को समझा जाए तो यहां पर कितने 2 हाइड्रोजन यहां पर होंगे, 1 हाइड्रोजन यहां पर होगा, अल्फा पोजीशन इस पॉजिटिव की, तो 1 2 3 मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास हैं। इसके पास कितने हैं? ये तो 1 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, हमने लिख दिया है। इसके पास कितने हैं? 1 2 3, ये तो हमारे पास कार्बन है तो मतलब एक ही बचा है यहां पर, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। इस पर देखते हैं, इस पर कितने हुए? 3 यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर, 3 और 2 5 और 2 7, मतलब टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ये बात ध्यान है ना कि अगर हमारे पास ये है, किसी टाइप की बेंजीन भी होती है, अभी तक तो मैं साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूं, तो यहां पर 2 बॉन्ड बन चुके हैं, ये कार्बन एटम है जो शो नहीं करता, मतलब ये sp3 है, 2 हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट होंगे। अगर यहां पर डबल बॉन्ड होता तो 1 होता, इतनी सी बात है। sp3 कार्बन के पास जो है हाइड्रोजन, हमारे पास फिलहाल sp2 था तो 1 हाइड्रोजन है, sp3 था तो 2 हाइड्रोजन होंगे या फिर 3 हाइड्रोजन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको स्टेबिलिटी समझ में आ गई होगी। 7 हाइड्रोजन इसके पास है, दैट्स व्हाई C सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर इसके बाद हमारे पास जो A है वो ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज़ 3 है, यहां पर 1 है, तो इसलिए B जो है सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। इस टाइप से भी आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। अगर एक आधा और एग्जांपल देखूं तो वो आपको क्वेश्चन कंपैरिजन में पूछ सकता है। वो आपसे पूछेगा कि किसका प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। मान लो कि मैं ये बना दूं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ये अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, तो बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अब ध्यान रखो ना यार, ये 3 है, यहां पर कार्बन है, sp3 है, 3 हाइड्रोजन यहां पर होंगे, 2 यहां पर होंगे, 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने? 2 यहां पर, 2 यहां पर, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो जो ज्यादा हाइड्रोजन जिसके पास है वो ज्यादा स्टेबल, जिसके पास ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर स्टेबल होगा, तो इसलिए ये कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में मेरे को नहीं लगता आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली है। दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को निकालना, कि वाटर किसमें से सबसे ज्यादा जल्दी निकलेगा। अब देखो डिहाइड्रेशन भी 2 टाइप्स में हो सकती है। एक दिख सकती है आपको अल्कोहल्स में और एक दिख सकती है ईथर्स में। मान लो अल्कोहल्स की मैं बात करूं, मान लो कुछ इसी टाइप का कंपाउंड बना दूं कि यहां पर एक OH है और एक OH हमारे पास यहां पर है। अब वो बोलेगा किसकी डिहाइड्रेशन जल्दी होगी। अब डिहाइड्रेशन के लिए देखो रिएजेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, इसलिए मैं जनरल स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अदरवाइज क्या होगा, वो बताएगा आपको, यहां पर कोई एसिड दे देगा, H2SO4 दे दिया, उसके पास H पॉजिटिव होगा, वो H पॉजिटिव यहां पर जाएगा तो OH पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहां से ये हट जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा और पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। बट फिलहाल आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि अगर OH नेगेटिव बाहर निकलेगा तो यहां पर पॉजिटिव बचेगा, तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है वो कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कहां बनेगा, यहां पर। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं। मान लो कोई भी बॉन्ड OH है, एक जनरल भाषा में ये H पॉजिटिव है, इस H पॉजिटिव है, इस पर अटैक करेगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि यहां पर लोन पेयर है, लोन पेयर इसके पास चले जाएंगे, एक ही बात है ये दोनों स्ट्रक्चर्स। अब ये क्या बना देगा, यहां पर OH2+ बना देगा।
अब OH2 आपको दिख रहा है, वाटर निकल रहा है, वाटर यहां से निकलेगा, OH नेगेटिव अलग चला जाए, H2 अलग चला जाएगा वाटर, और बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज, वो यहां पर जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से आपकी मैकेनिज्म हर एक प्रोडक्ट के अंदर होने वाली है, जो आपको एल्कोहल देखने को मिल रहे होंगे। तो अब देखो कार्बोकेटाइन कहां ज्यादा स्टेबल है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पर कितने हैं, 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। तो हाइड्रोलिसिस किसकी जल्दी, डिहाइड्रेशन किसकी जल्दी होगी, डिहाइड्रेशन मतलब फिर से वाटर को निकलना, वाटर किसमें जल्दी निकलेगा, इसमें जल्दी निकलेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन इसमें ज्यादा स्टेबल है। कार्बोकेटाइन की क्यों बात कर रहा होता हूं मैं, कार्बोकेटाइन की बात इसलिए कर रहा होता हूं क्योंकि हमारे पास जब भी कोई रिएक्शन होगी उसके अंदर इंटरमीडिएट बनेंगे, और कार्बोकेटाइन जब इंटरमीडिएट बनेगा तो वहां पर इन टाइप की चीजों से हम स्टेबिलिटी को चेक कर रहे होंगे। अब जैसे कि मैं ईथर की बात कर लेता हूं, मान लो अल्कोहल का, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि आप इस टाइप में देख लीजिए, एक एग्जांपल ये है, एक बार OH को आप यहां जोड़ रहे हो, एक बार आपका OH यहां पर जुड़ा है, तो किसके अंदर डिहाइड्रेशन किसके अंदर इजीली होगी, मैं फिर बता रहा हूं, एसिड आएगा, H पॉजिटिव जुड़ेगा तो सबसे पहले पॉजिटिव यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ये तो मैंने सेम बना दिया, OH डायरेक्ट था, यहां पर आप ऐसा लगा सकते हो कि OH डायरेक्ट है, तो OH हटेगा तो पॉजिटिव यहां पर आ जाएगा, और यहां कपट हटेगा तो OH जो है यहां पर आ जाएगा। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, और इसके पास भी 1 2 3 4, मतलब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर देखो अल्फा ये है, मतलब एक हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट होगा, 3 यहां पर है और 2 यहां पर है, मतलब 3 और 2 5 और 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। यहां पर देखिए 2 यहां पर है, अल्फा पोजीशन पे सिर्फ 2 यहां पर है, यहां पर है ही नहीं तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। अगर मैं A B C का नाम दे दूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, B है, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। उसके बाद कौन सा है, C है, क्योंकि 2 है, यहां पर है ही नहीं तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो फिर से आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की तरफ चल रहे होंगे जब भी बात डिहाइड्रेशन की करने वाला हूं। मैं जल्दी जल्दी मिटाता रहता हूं क्योंकि जादू आपके हाथ में है, मैं जल्दी जल्दी बोलता रहता हूं क्योंकि आप वीडियो को प्ले फास्ट फॉरवर्ड और स्लो फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखिए, है ना। तो ईथर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ईथर, ईथर कुछ इस टाइप का होता है जहां पर ये ऑक्सीजन के कुछ ऐसे बॉन्ड बने हुए होते हैं, ROR मैं बोल देता हूं, R का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, कोई भी एरोमेटिक रिंग जुड़ सकती है, कोई भी एलिफेटिक सिस्टम जुड़ सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ इस टाइप का एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज करो ये है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये ईथर है ना, बीच में ईथर बना हुआ है। फिर से डिहाइड्रेशन होगा, कैसे होगा, H पॉजिटिव आएगा, यहां पर जुड़ेगा, OH पॉजिटिव बनाएगा। इस OH पॉजिटिव को बाहर निकलना है तो वो दो तरीके से निकल सकता है, वो यहां से भी टूट सकता है, वो यहां से भी टूट सकता है। मैं इसको पाथ A बोल देता हूं, इसको पाथ B बोल देता हूं। सपोज करो वो यहां से टूट रहा है, अगर वो यहां से टूट रहा है तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा और OH जो है इसके पास चला जाएगा। अगर सपोज करो वो B से टूट रहा है तो आपके पास OH यहां पर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इसके पास चला जाएगा। तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको देखना है कि कार्बोकेटाइन किसमें ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज यहां है, इसका मतलब ये है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां और 2 यहां, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर 3 यहां पर 3 यहां पर मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हुआ। तो प्रोडक्ट कैसा बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। आपको प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसकी इंटरमीडिएट स्टेट से ही पता चलेगा, और इंटरमीडिएट स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, वो इन्हीं रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट हम बाद में, अभी मैं अलग अलग वीडियोस में कवर कर रहा हूं, सारी वीडियोस देख लीजिएगा क्योंकि जल्द आने वाली वीडियो के अंदर हम इन चारों इफेक्ट का अलग अलग डिफरेंस देखेंगे, अलग अलग क्वेश्चन इन पर अटेंड कर रहे होंगे। तो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का बन रहा है, बिकॉज ऑफ द मोर अल्फा हाइड्रोजन। तो ईथर का कांसेप्ट भी कंप्लीट होता है, डिहाइड्रेशन का कांसेप्ट भी हमारे पास खत्म होता है। डिहाइड्रेशन आप इजीली समझ चुके होंगे, बहुत जनरल जो छोटे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। अगर नेक्स्ट चीज मैं बात करूं, हम बोल सकते हैं, अभी डिहाइड्रेशन की बात की थी तो हाइड्रेशन की बात कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस कैसे हाइड्रोलिसिस होगी। अब हाइड्रोलिसिस किसमें होती है, आप जनरली देख सकते हो कि आपको कुछ इस टाइप के कंपाउंड मिल सकते हैं, CH3C, CH3, CH3। यहां पर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर भी एक हैलोजन हम जोड़ेंगे, लेकिन ये कैसा है, 2 डिग्री है, और फिर हम 1 डिग्री बनाएंगे।
तो देखो वो पूछेगा सबसे ज्यादा जल्दी हाइड्रोलिसिस किसमें होगी, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। वर्ड से नहीं घबराना है, आपको अपनी बेसिक चीजों पर अड़े रहना है। क्या है बेसिक चीज, आपको पता है बॉन्ड टूटेगा, Cl नेगेटिव बाहर चला, अरे यार वाटर है, वाटर के अंदर H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, तो होगा होने क्या वाला है, ये Cl था, है ना। अगर वाटर के अंदर डाल दिया तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, HCl बाहर निकल जाएगा, OH यहां पर जुड़ जाएगा। अगर OH यहां पर कब जुड़ेगा, मतलब कि अगर मैं यहां से बॉन्ड तोड़ दूं, Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, पॉजिटिव यहां बनेगा, सेम इस केस में पॉजिटिव यहां बनेगा, सेम इस केस में पॉजिटिव यहां बनेगा। अब क्या बन गया, फिर से कार्बोकेटाइन बन गया, तो फिर से देखो स्टेबिलिटी 3 और 3 6 और 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, या फिर ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है जी, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस के अंदर भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इट्स वेरी सिंपल एंड सिंपल कांसेप्ट। तो हाइड्रोलिसिस के बारे में भी हम जान चुके हैं, ज्यादा एग्जांपल्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एग्जांपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा भी आ सकता है, आपको सिर्फ उसकी एक बेसिक यूनिट पकड़नी है, वो बेसिक यूनिट हम समझ रहे हैं। तो आगे देखिए हाइड्रोलिसिस की हमने बात कर ली, हम बात एक्चुअल में एल्कीन की भी कर रहे थे, यहां पर हर जगह p ऑर्बिटल के साथ पॉजिटिव चार्ज है, क्यों ना एल्कीन की बात कर ली जाए। तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अब देखो मान लो मैं ये बना दूं, 3 मॉलिक्यूल बनाता हूं, दिस इज 1 मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल एंड दिस इज द थर्ड मॉलिक्यूल। देखना क्या होने वाला है मॉलिक्यूल्स के अंदर, है ना। इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको B दे देता हूं, इसको C दे देता हूं। पूछेगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन है जी सबसे ज्यादा स्टेबल। अब देखो आपको फिर से हाइपर कंजुगेशन की तरफ जाना है। 2 तरीके हैं समझने के लिए। एक तरीका ये है, मान लो कि अगर मैं अगर मैं स्टेबिलिटी की एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना अगर कहीं कंजुगेटेड एल्कीन मिलती है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, कंजुगेटेड। अगर कंजुगेटेड नहीं, कंजुगेशन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर वो मिलता है तो स्टेबल है। अब बात करो यहां पर तो कंजुगेशन है ही नहीं, तो अगर कंजुगेशन नहीं है तो आप चेक करने वाले हो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास होंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल। अगर मान लो अल्फा हाइड्रोजन भी सेम है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, मान लो कि अभी मैं कुछ ऐसा एग्जांपल ले लेता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH2। अब देखो कंजुगेटेड नहीं है, बट इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, ये डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, 3 ये रे 6 ये रे, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल है, बेसिक सी बात। बट अब मैं कौन से एग्जांपल ले रहा हूं जिनके अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या है, सेम है। देखना सेम से क्या क्या हम करने क्या वाले हैं, कैसे समझेंगे सेम का। 3 और 3 6 भाई ये डबल बॉन्ड है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 3 और 3 6 भाई ये डबल बॉन्ड है, अल्फा यही है, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, फिर से डबल बॉन्ड ये रहा, 3 और 3 6 अल्फा ये 6 हाइड्रोजन यहां पे है। अब कैसे स्टेबिलिटी को समझा जाए, अब आप रेजोनेंस करके देखने वाले हैं। रेजोनेंस इन द सेंस कैसे देखेंगे आप, देखिए मान लो ये मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल जिसको हमने बनाया था CH3 डबल बॉन्ड CH2, हमने हाइपर कंजुगेशन के अंदर ऐसा किया कि ये 2 मॉलिक्यूल एज इट इज थे, एक हाइड्रोजन था यहां पर, ये सिग्मा बॉन्ड था, हमने इस सिग्मा बॉन्ड को उठा के यहां पटका, इस डबल बॉन्ड को उठा के यहां पटक दिया, तो क्या बना, देखना ये बना CH2, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन चुका है, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज़ दिस इज अ नॉन बॉन्ड रेजोनेंस CH3, और यहां पर CH2 ने इलेक्ट्रॉन एट लास्ट लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही यहां पर करते हैं, देखना जब यहां पर आएगा तो एक हाइड्रोजन यहां पर होगा, इस हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड उठेंगे, यहां पर आएंगे, ये उठ के इस कार्बन पर चला जाएगा, मतलब क्या क्या बनेगा, यहां पर हमें देखने CH3 CH2 डबल बॉन्ड C यहां पर नेगेटिव, ये CH3 एज इट इज, ये H और ये H। सेम इस केस में यहां पर होगा, ये CH2 है, ये H है, ये H उठकर यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड उठकर यहां आ जाएंगे, तो फिर से CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C नेगेटिव CH3 और ये H ये H। अब देखो जी ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बा एनाइन बन रहा है, नॉट कैटाइन, कैटाइन इज पॉजिटिव, नेगेटिव मींस अनाइन, तो ये 1 डिग्री का कार्बा एनाइन है। कार्बा एनाइन की जब स्टेबिलिटी पढ़ी थी तो हमने लिखा था
1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 3 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन आयन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। बट यहां पर ये क्या है, एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये तो 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, बिकॉज एक CH3 ये रहा, एक इधर से जा रहा है, तो हाइड्रोजन ही है, सेम ये भी 2 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, मतलब A सबसे ज्यादा स्टेबल है। रही बात B की और C की, तो ऑब्वियस सी बात है ये C जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू B। ऐसा क्यों? क्योंकि जो C है वो ट्रांस है। ट्रांस क्या थे? अपोजिट साइड ग्रुप। ये CH2 और CH3 अपोजिट साइड जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहे हैं, ट्रांस पोजीशन पर। ट्रांस पोजीशन पर स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है हमारे पास, ये चारों ऑर्बिटल आपस में इक्वली रेजोनेंस कर सकती हैं, बट सिस पोजीशन पर इसकी डिलोकलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, इसलिए ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिस। तो आप A C B डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। कैसे? जस्ट काउंट विद द कार्बन आयन। कार्बन आयन जो था, तीनों के पास 6 ही अल्फा हाइड्रोजन थे। हमने क्या चेक किया, हमने देखा कि यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन आयन था, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये 2 डिग्री है तो कम होंगे, बट इनमें से भी कौन सा कम होगा? ट्रांस। ट्रांस जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उस पे कंजुगेशन थोड़ी आसानी से हो सकती है। तो हमने एल्कीन के बारे में भी जान लिया है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे चेक की जाती है। अगर एक और एल्कीन का एग्जांपल लूं तो आप फिर से यही चीज चेक कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ कंपाउंड हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है। देखना A B C D, A B C D। तो क्या हुआ भाई, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या? सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो ये होगा, मतलब B सबसे लास्ट में लिखो। अब बची A C और D की बात। अब इनमें भी 6 6 और 6, क्या ये वैसे ही नहीं है? अब ये क्या था, ये 1 डिग्री कार्बन आयन बनाएगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब A। C और D में से ये ट्रांस है, ये सिस है, तो ट्रांस इधर, D और C इधर। तो इस टाइप से आप इसका ऑर्डर लिखने वाले हैं। एक और एग्जांपल, कोई बात नहीं, एल्कीन का एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें इस स्टेबिलिटी के बारे में और ज्यादा अच्छे से पता चल रहा हो। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहता है उसका, ये जो भी क्वेश्चन किया है दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक और क्वेश्चन की बात करूं एरोमेटिक सिस्टम के अंदर, तो हम बात कर सकते हैं, सपोज आपके पास ये है, आपके पास कुछ इस टाइप का हो सकता है, आपके पास कुछ इस टाइप का। कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है बताइए? एक एल्कीन। अच्छा, तीनों ही कंजुगेटेड है, ध्यान रखो, ये कंजुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये कंजुगेटेड नहीं है, ये भी कंजुगेटेड नहीं है, तो कंजुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल। A B और C, मैंने बोल दिया कंजुगेटेड एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। A को इधर फेंको। अब B और C में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? देखना, ये डबल बॉन्ड ये रहा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा कार्बन एक ही अल्फा कार्बन है, एक ही अल्फा कार्बन है, मतलब 1 और 1 2, एक यहाँ 2। अब डबल बॉन्ड यहाँ है, इसके पास भी एक यहाँ ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, मतलब इन टोटल इसके 4 अल्फा हाइड्रोजन जो है हम चेक करने वाले हैं। बट इसके पास कितने हैं? 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो यहां पर कितने होने वाले हैं आपके पास? इसके 1 4 और इसके भी 4, मतलब 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबल कौन सा होगा? ये होगा। अगर ऑर्डर लिखने पे आ जाए तो A B और C आपका ऑर्डर होने वाला है। तो इस टाइप से भी आप एल्कीन की स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और छोटी सी बात अगर समझी जाए तो एक मॉलिक्यूल आता है ना, क्वेश्चन पूछता है वो जनरली कि ये मॉलिक्यूल है, वो पूछेगा क्या इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जैसे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज था वो p ऑर्बिटल में था, बोरोन के पास भी तो एक ऑर्बिटल एम्प्टी होती है, दैट इज p ऑर्बिटल। मैं पहली बार इस चीज के बारे में डिस्कस करता रहता हूं। तो एक हाइड्रोजन जो यहां पर पड़ा हुआ है वो भी तो अपने बॉन्ड को उठाकर यहां पर फेंक सकता है और इसको कुछ डबल बॉन्ड BH2 नेगेटिव यहां पर ये जोड़ सकता है, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या हाइपर कंजुगेशन होगी? बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। व्हाई सो? बिकॉज़ बोरोन के पास हमारे पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। एक और लास्ट चीज जो है वो डिस्कस करते हैं फैक्टर एप्लीकेशन में ही, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, पहले तो ये समझो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है क्या। देखो, अगर मेरे पास मैं ये बना रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, मैं चाहता हूं हाइड्रोजन को जोड़ दूं इसमें, 2 हाइड्रोजन को, तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं इस बॉन्ड को तोड़कर 2 हाइड्रोजन यहां लगा रहा हूं। मतलब एक पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ और उसने बनाए 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं।
तो अगर पाई बॉन्ड को तोड़कर, अनस्टेबल बॉन्ड को तोड़कर स्टेबल बॉन्ड या ज्यादा स्ट्रेंथेड बॉन्ड बनाया जाए तो उस केस में एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ध्यान रखो, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होने वाली है, क्योंकि वो स्टेबल है ना। ये उसका प्रोसेस उल्टा है। आप क्या लिखने वाले हो? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के केस में हाइपर कंजुगेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मेरे दिमाग में एक और छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है फिलहाल, है ना। हम एक सेटजेफ रूल पढ़ते हैं जहां पर हम एल्कीन की ही स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। हम बोलते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होती है। मेरे को ध्यान आ रहा है कि वहां पर भी हाइपर कंजुगेशन का मैं कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। देखना कैसे लगा सकता हूं। दो एग्जांपल, मैं जनरल एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैं एग्जांपल उठा लूं, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक ये बना है, एक ये बना देता हूं CH3 HC डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। तो देखो इस डबल बॉन्ड के पास कितने हैं? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं? इस डबल बॉन्ड के पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है। तो इस बात को कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन बता रहा है? हाइपर कंजुगेशन बता रहा है। तो इसी के साथ हमारे ओवरऑल बहुत सी चीजें जो है हाइपर कंजुगेशन के बारे में जितने भी बेसिस थे किसी भी एग्जाम के लिए वो हम कर चुके हैं। और पहली बात है कि जो एग्जाम बोर्ड्स का होने वाला है वो भी एमसीक्यू ही होने वाला है। तो अपने लेवल को इस तरीके से बना के चलिए कि हर एक एमसीक्यू हम अच्छे से अटेंड कर पाए पूरी नॉलेज के साथ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।